तो क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक बोला है। यहाँ पर सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, सम पूर्णांक का रूप होता है 2q + 1। अगर आपसे बोलता है विषम पूर्णांक तो विषम पूर्णांक का आंसर ये होता है 2q + 1। इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर विषम बोलता विषम पूर्णांक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे बिंदु इससे और इससे समदुरस्त है, एक्स अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा। ये दोनों बिंदु एक्स अक्ष से समदुरस्त पर है ना, तो वो बिंदु कौन सा होगा, मतलब हल करके आपको निकालना है। एक बिंदु ए है 2, -5 और एक बिंदु बी है जो कि -2, एक बिंदु से समदुरस्त पे एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक क्या होता है 0। प्रश्नानुसार हमें ये दे रखा है कि जो ए पी है ना वो पी बी के बराबर है। समदुरस्त की कंडीशन है ए पी बराबर पी बी है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, ए और पी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर अंडर रूट लग जाएगा। अब इसमें लगाएंगे नियम, x1 माइनस प्लस x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, खोल देंगे, खोलने से पहले वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम वर्क करेंगे अंडर रूट हट जाएगा तो अंदर बचेगा 2 - के x होल स्क्वायर -5 का वर्ग बराबर, ये अंडर रूट हट जाएगा, अंदर बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर -9 का वर्ग। अब इसे खोलना होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab यानी कि 4x, 5 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है 25 हो जाएगा। इसमें खोल देंगे a का वर्ग b का वर्ग प्लस के 2ab और 9 में 81। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो x² इधर है, x² इधर है कटा, प्लस के 4 इधर, प्लस के 4 है कटा। ठीक है, तो 25 प्लस के 81 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 56, यहाँ आ जाएगा 8x। 8 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में 8 × 7 = 56। तो x का मान आ जाएगा -7,0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो p का जो मान आ जाएगा -7,0। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, हर साल आता है ये क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर साल आते हैं। कह रहे दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 में तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात बोलते हैं ना तो संगत भुजा जो दे रखा होता है 9 का मतलब बट्टे में उसका बस वर्ग कर दो। 9 में 81, 4 का वर्ग 16, तो आंसर आ जाएगा 81:16। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर cos² थीटा ये है तो sin² थीटा क्या होगा। आप जानते हैं sin² थीटा बराबर होता है 1 - cos² थीटा। cos² थीटा का मान 1/2 है, एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे चित्र में AOB की परिमाप है, AOB। ठीक है, यहाँ से पूरा इसका परिमाप कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा। ठीक है, ये वाला नहीं पता, ये चाप। ठीक है, AB निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 × 2πr। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना 60 है, बट्टे में 360 और 2 पाई का मान 22/7 और r का मान है 7। 7 से 7 कैंसिल, 6 × 2 3। ठीक है, सो 22/3। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 22/3 और इधर से 7 इधर से 7 तो 7 14, तो परिमाप क्या हो जाएगा 14 में आपको जोड़ना पड़ेगा 22/3। लॉस आ जाएगा 3, 14 का तो 18 जाती 42 और प्लस 22, तो ये 2 2 4, 4 2 6/3, 64/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। आगे आओ, कह रहे n प्रेक्षणों का माध्य है, यदि प्रेक्षणों को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। ठीक है, n प्रेक्षण है, हर एक प्रेक्षण में a बढ़ाया गया तो नया माध्य
जो पहला माध्य था उसमें ए प्लस हो जाएगा, बस पहला ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं ये चित्र आपको दिख रहा है, चित्र में डी ई दिख रहे हैं बच्चों, डी जो डी ई वो समांतर है ए सी के, और डी एफ समांतर है, ये जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है। तो बी एफ बट्टा एफ ई, बी एफ बट्टा एफ ई और बी ई बट्टे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थेरस पर में लगाएंगे। चूंकि डी बट्टा ए सी है, अतः प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, देखो डी ई का है, ये डी ई है, ये जो है ए सी के समांतर है। तो बी ई बट्टा ए सी ये हो जाएगा बी ई बट्टा ए सी, किसके बराबर हो जाएगा, बी डी बट्टा डी ए। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण आ गया। पुनः दूसरी स्थिति ले लेंगे, डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है, ये जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है, तो क्या हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ ई। ठीक है, 6.1 से लिख देना थेरस में से, बी एफ बट्टे एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, बी डी बट्टे डी ए। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से देखो, यहाँ पे भी बी डी बट्टा डी है, इधर भी बी डी बट्टा डी, तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि बी ई बट्टे ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ ई। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे साइन ए माइनस बी का मान इतना है, कॉस इसका मान इतना है, और ए एंगल बी से बड़ा है, तो ए और बी के मान बतानी है कितना होगा। चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है ना, तो इधर साइन है तो इसका मान भी साइन में सोचिए, तो साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन हट जाएगा, यानी कि ए माइनस के बी कितना आ गया 30। पुनः हमें और भी क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 ये दे रखा है। सो देखो बच्चों, इसका मान कॉस में सोचिए, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस से कॉस हट जाएगा, ए प्लस बी बराबर हमारे पास 60 है। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से हल कर दो। समीकरण 1 तथा 2 से पहला वाला है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और दूसरा वाला है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जोड़ेगी प्लस माइनस कटा, ए और 1 2 ये आ गया 90, काटोगे 2 चौके 8 2 पंजे 10, तो ए का मान आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ए का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। चूंकि ए प्लस बी हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, ए का मान 45 आया है, यहाँ पर रख देंगे। तो प्लस का 45 इधर रख के क्या हो जाएगा माइनस का, तो बी का मान कितना आ जाएगा बच्चों 15 डिग्री। ठीक है, तो देखो ए का मान बी से बड़ा है, कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है। ये प्रश्न भी हमारा आराम से हो गया। इसकी पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके करिएगा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तों के सिरे इतने और इतने हैं, यदि बाल्टी की ऊंचाई इतनी है तो बाल्टी की धारिता क्या है। देखो बच्चों, ये हमारे पास बाल्टी है, यानी कि ये छिन्नक के आकार का है, ये बाल्टी है। ठीक है, कहते हैं शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के त्रिज्या है, पहला वाला जो त्रिज्या है R1 ये आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और ये दूसरा वाला जो त्रिज्या है R2 ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई आपको दे रखी है वो दे रखी है 45 सेंटीमीटर। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, क्या निकालना है, धारिता निकालनी है प्रश्नानुसार। ऐसे जो चित्र बना रहे हैं ना हम, ऐसे चित्र बना के करना है तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हमें क्या करना निकालना है, हमें निकालना है धारिता। ठीक है, बाल्टी की धारिता। ठीक है, बाल्टी की धारिता किसके बराबर होगी, छिन्नक का आयतन इसके बराबर होगी। सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2।
ठीक है, ये सूत्र होता है। किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत या दुविधा हो बच्चों, एक बार दोबारा ज़रूर देखना। पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7 रख दीजिए, और एच का मान दे रखा है 45। R1 कितना है 28 वर्ग, R2 कितना है 7, इसका भी वर्ग, R1 R2 28 गुणा 7। अब तो भैया कैलकुलेशन करनी है ना, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 22 गुणे में कितना है 45, तो 22 गुणा 45 होता है 990 बट्टे में 7। ठीक है, फिर यहाँ क्या है 28, ठीक है, 28 को गुणा करना है 28 से, तो ये होता है 784, 7 7 49। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है 28 को आपको गुणा करना है 7 से, तो ये होता है 196। ओके, ये 990 बट्टे में 7। अब आप जोड़ दीजिए, देखो 196 में आप कितना जोड़ोगे, 49 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 245। ठीक है ना, 245 में 784 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1029। ठीक है, अब 7 से काटो, 7 से कटता है, 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 3 बचा 32 और 7 को 28, 4 बचा 7 49। तो हमारे पास आ गया 990 गुणा 147। ठीक है, इसको हमें क्या कर देना है 990 से गुणा कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 145530, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आएगा इस बाल्टी का। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग पूछा है सिर्फ आपसे, बहुलक वर्ग। तो देखो बच्चों, पहले बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या चीज़ देखते हैं, 4 पे समाप्त हो रहा है 4 से शुरू हो रहा है, 8 पे समाप्त हो रहा है 8 से शुरू हो रहा है, सही है। तो ये बारंबारता, तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है वो देखो, 17 है सबसे बड़ी बारंबारता, है ना। सब बड़ी बारंबारता F1 है, तो यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता। आपसे बहुलक भी निकालने के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो उसी के ऊपर देखते हैं जो अंतराल होता है। इसलिए जो बहुलक वर्ग होगा ना, बहुलक वर्ग वो हो जाएगा 12 से 16। ये आपका आंसर आ जाएगा, यही पूछा है बस आपसे। बट आपसे अगर बहुलक पूछे तो क्या होगा, ये तो F1 हो गए, इसके बाद वाला F2 होता है, इससे पहले वाला F0 होता है, और ये आपका क्या होता है L होता है 12। निम्न से बहुलक वर्ग की निम्न से L होती है, और कितने कितने का अंतर है 4 4, 12 से 16 4 का अंतर, तो H हो जाएगा 4। अगर आपसे बोलता कि बच्चों बहुलक निकाल के बताओ, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 गुणे में H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये बहुलक का सूत्र होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, अगर इस क्वेश्चन में बहुलक निकालने के लिए मैंने बोल दिया, चलो बताओ कौन है, देखते हैं कौन सा बच्चा इसको मुझे इसको हल करके कमेंट में अपना आंसर बताएगा, तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देखता हूँ किसका आंसर पहले आता है। ठीक है, इस प्रश्न का आपको क्या बताना है, बहुलक बताना है कमेंट करके। ये प्रश्न भी हो गया आपका आराम से। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, हर साल एग्जाम में आता है। सिद्ध कीजिए √3 का परिमेय कितनी बार करा रखा है कि नहीं, हर बार कराता हूँ, हर पेपर में कराता हूँ, हर मॉडल पेपर में कराता हूँ। उल्टा मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हर एक परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। वो HCF क्या होता है कि P और Q का HCF कितना होता है, 1 के बराबर होता है। वो P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है ना, 1 ले लेते हैं, तो इसे गुणा करेंगे P 1 कम P, इधर आ जाएगा √3Q। ठीक, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा, दोनों तरफ वर्ग करने पर गुणा ले बोल रहा हूँ। तो P का हो जाएगा P², √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और ये Q²। ओके बच्चों, तो अब क्या होगा, यहाँ से इसका गुणज क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी
3 से विभाजित होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर पहला समीकरण मान लो। फिर आप क्या लिखोगे, पुनः नेक्स्ट स्टेप में पुनः पी को ही मानना है, यहाँ 3 है, 3 लिखो और आगे लिख दो आर। ठीक है, पी बराबर 3 आर। फिर आपको क्या करना है, वर्क करने पर दोनों तरफ, तो पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 9 स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पी स्क्वायर का मान रखना समीकरण 1 से, तो पी के जगह पर आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 9 आर स्क्वायर। 3 गुणे में इधर काट दोगे, 3 3 9 है ना, भट्टे में आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3 आर स्क्वायर। गुणज क्या है, 3 है, तो चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आपने देखा P भी 3 से कट रहा है, Q भी 3 से कट रहा है, तो यहाँ लिखना है चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा P और Q का वो 3 होगा। लेकिन हमें तो 1 चाहिए था, अगर ये परिमेय संख्या है तो HCF 1 आना चाहिए था, यहाँ तो 3 आ रहा है, तो 1 के बराबर HCF तो बिल्कुल नहीं आया है ना। तो अतः हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत हो गई। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आंसर। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। दो संख्या है तो हम क्या बोलते हैं, माना बड़ी संख्या, संख्या दो एक बड़ी छोटी हो गई है ना, बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, ये हमने मान लिया। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया, दो संख्याओं का अंतर, अगर अंतर मतलब घटाना, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। प्रथम शर्त में ये बोला गया। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में ये बोला गया कि जो पहली वाली संख्या वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x बड़ा है, कितना बड़ा है, छोटी वाली से 3 बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ रख देंगे, x की जगह पर रख देंगे 3y और माइनस में ऑलरेडी y है 26, 2y बराबर 26, 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो गया, बट्टे में आ गया, 2 1 कम 2 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया, 13। y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, यहाँ रख दो x बराबर 13, y की जगह पर 13 रखा, इंटू 13 3 39, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो 39 होगी और छोटी संख्या कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जो हर साल आता है, कह रहे वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें बिंदु इसको मिलाने वाले खंड को विभाजित करता है, पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी का मान आपको ज्ञात करना है। देखो हमारे पास एक रेखाखंड है, समझिए इस क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास रेखाखंड ए बी है, बी का निर्देशांक है -2,3,
एक निर्देशांक है हमारे पास -5,4। एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक -3, P है। इसको विभाजित करता है, मान लेते हैं कि इसको m1 अनुपात m2 में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपको ये अनुपात भी निकालना है और इस P का मान भी निकालना है। ये क्या है बच्चों, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक। विभाजन सूत्र लगाएंगे तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों, पहले जो निर्देशांक अगर निकालना है, सॉरी अनुपात निकालना है, तो उसको लेके चलना पड़ेगा जिसका आंकिक मान पता है, x का आंकिक मान पता है। तो x का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान पता नहीं है, x निर्देशांक का मान पता है -3, x2 का मान -2, m2 का मान पता नहीं, x1 का मान -5, m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, त्रिज्या गुणा करो, -2 m1 -5 m2 -3 m1 -3 m2। ठीक हो गया। आगे m1 को एक तरफ लाओ, -2 m1 है, 3 m इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -3 m2 है और ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से बचा सिर्फ 1 m1, इधर से 5 में 3 घटाएंगे 2 m2, तो m2 इस तरफ गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 बचा, 2 के बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो। बट्टे का मतलब ये होता है अनुपात, तो m1 अनुपात कितना आ गया, m2 2:1। पहला आंसर। ठीक, अब आ जाओ दूसरे वाले में। P क्या है बच्चों, y निर्देशांक है, P है y निर्देशांक। तो P का मान निकालना है तो सूत्र क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, है कि नहीं। मान रखेंगे, m1 का मान देखो बच्चों 2 है और m2 का मान 1 है, 2, y2 है 3, m1 का मान 1, y1 है 4, m1 प्लस m2, 2 3 6, 4 एकम 4 बट्टे 3, यानी कि 10/3। P का मान पूछा था आपने आपसे, तो आपने वो भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। करें, धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 0.4 सेंटीमीटर समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई बताइए। देखो बच्चों, एक धातु का गोला है, इस गोले से ना एक तार बनाया गया है। ये तार जो होता है वो बेलनाकार होता है, जिसका व्यास भी होता है और जिसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई भी होती है। तो मैं इसकी ऊंचाई को h मान लेता हूँ, लंबाई को h मान लेता हूँ कि माना तार की लंबाई क्या है, h है। ठीक है, ये आप मान लोगे। इसका जो व्यास हमें दे रखा है वो दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर, ध्यान देखना। और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है कैपिटल R से दर्शा रहे हैं, वो हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो ये व्यास दे रखा है, तो 0.4 का आधा करेंगे तो यह आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इससे ये बनाया जा रहा है, तो इसका आयतन समान रहेगा, चूंकि गोले का आयतन किसके बराबर होगा, तार का आयतन। तार क्या, बेलन के आकार का है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, और इसका क्या होगा, बेलन है πr²h, h लंबाई है वो हमें निकालना है। दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई कैंसिल है। ठीक है, r का मान गया 3, तो 3 को 3 बार गुणा करना है इधर। r का मान है 0.2, अरे यार, ठीक है, और h कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 से 1 3 कटा। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, 4 × 3 × 3 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, डेसिमल हटाएं, ये डेसिमल हटाएंगे मतलब दशमलव हटाएंगे, बट्टे में एक संख्या 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, सो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कटा 4 1 कम 4, ठीक है नहीं, ये 10 है, 100, 3 3 9, इधर 9 है और पीछे से 100, 900। तो लंबाई कितनी होगी, 900 सेंटीमीटर होगी तार की। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दिखाइए कि जो परिमेय संख्या ये है ये शांत दशमलव है या आसान है। बिना वास्तविक विभाजन के दिखाइए कि ये दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। मतलब दोनों संख्याओं का आपको ज्ञात करना है, दो संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, सो देखो बच्चों, पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। 66/180। छोटा मोटा विभाजन कर सकते हो, लंबा करने के लिए बना किया है। तो 6 से काटो, 6 3 0, 6 कम 6 कम, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली 11/30 है। देखो, चूँकि 30 का गुणनखंड करूँ, 30 को अगर हम काटें तो लिख सकते हैं 30 × 10, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड, देखो हर का गुणनखंड 2 तो है, 5 भी, लेकिन उसके साथ अन्य संख्या आ गई है, तो क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड 2 × 2 की पावर m × 5 की पावर n का रूप नहीं है, ये लिखोगे, क्योंकि अन्य संख्या आ गई है, रूप नहीं है। इसलिए ये जो संख्या है 66/180, ये क्या होगा, अशांत होगा। ये आपको आपका आंसर मिल गया। सेकंड वाले पे आ जाओ पुनः, इसका भी आपको देखना है। 13/125, 125 का गुणनखंड करो, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो अगर गुणनखंड करने पे सिर्फ 5 आता है या सिर्फ 2 आता है या 2 और 5 दोनों आते हैं, तब तो शांत होता है। इसके अलावा बाकी कुछ भी आएगा, जैसे 3 आ गए इसके अलावा, तो अशांत हो जाते हैं। तो लिखेंगे चूँकि 13/125 का हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड लिखेंगे इस तरीके से, 2 की पावर m × 5 की पावर n का रूप है। इसलिए जो संख्या होगी 13/125, ये क्या होगी, शांत होगी। ये आप लिख देंगे, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द्विघात समीकरण है, मूल x = 2 और x = 3 दोनों का है, तो k का मान और m का मान ज्ञात करना है। मतलब ये भी मूल है और ये भी मूल है, दोनों इसको संतुष्ट करेंगे। देखो चूंकि क्या दिया हमें, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है, 3x² - के 2kx + के 2m है। ये 0 है, चूंकि x = 2 मूल है ना, ये मूल है, इसलिए इसको संतुष्ट करेगा। x की जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहे हैं। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 × 12 - के 4k + के 2m, ठीक है, यानी कि 2m - के 4k प्लस का 12 इधर के माइनस का हो जाएगा। एक समीकरण ये आ गया। पुनः x = 3 मूल है, ठीक है, तो इसको फिर से संतुष्ट करेगा। जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 3 रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 3 = 6 के और ये प्लस के 2m। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्लस के 2m माइनस का 6 के और प्लस के 27 इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो 2 समीकरण मिल गई के और m में, और यही इसके मान ही हमें निकालने, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, देखिए दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, तो समीकरण पहला वाला आराम से हो जाएगा, क्योंकि देखो विलोपन विधि से हो जाएगा ना। 2m माइनस के 4 के इधर है माइनस के 12 और 2m माइनस के 6 के इधर है माइनस के 27। समान चिन्ह घटाने पर, समान चिन्ह होने पर तो घटाते हैं, ये घटा 6 में से 4 के घटाएंगे तो 2k बचेगा,
27 में से 12 घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, सही किया ना हमने, 15। तो के ये 2 गुणे में इधर के क्या हो गया, बट्टे में आ गया, के का मान आ गया 15/2। के का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, ठीक है ना, इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। तो चूँकि 2m माइनस के 4 के बराबर माइनस के 12 है कि नहीं, तो 2m के का मान कितना है 15/2, 2 दूनी 4। तो देखो ये माइनस के 12, 15 दूनी 30, माइनस का 30, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 30। 2m 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना जाएगा 18, 2 9 18, तो m का मान आ जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ये बिंदु और ये बिंदु संग्रहक हैं तो के का मान क्या होगा। संग्रहक होने पे क्या होता है बच्चों, आपको बताइए, चूंकि ए बी सी संग्रहक हैं, ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य होगा। संग्रहक होने पे कंडीशन लगाते हैं शून्य की, है कि नहीं। तो त्रिभुज का त्रिफल सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये 0। तो ये 1/2 है गुणे में, इधर आके क्या हो बट्टे में, तो 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, खत्म। तो x1 का मान क्या है, ये x1 है, ये y1, x2 ये y2, x3 ये y3। x1 का मान कितना है 2, ठीक है, y2 का मान कितना है, y2 का मान है k, y3 का मान है 7, x2 का मान कितना है 5, y3 का मान है 7, y1 का मान है 3, x3 का मान है 6, y1 का मान है 3 और y2 का मान है k। ठीक है, हल करते हैं, 2 से गुणा करोगे 2 7 14, 7 में 3 घटेंगे 4 बचेगा, है ना, सब 5 के 20 आ जाएगा। अंदर गुणा करोगे 6 3 18 माइनस के 6 के बराबर 0। सो देखो बच्चों, ये माइनस का 6 के और ये 2 के, तो माइनस के 4 के बचा, है कि नहीं। और यहाँ से देखो घटाओगे 20 में से 14 घटाएंगे 6 बच जाएगा प्लस का, 18 और 6 24 आ जाएगा, प्लस के 24, ठीक है। तो प्लस माइनस के 4 के उधर आके प्लस के 4 के हो जाएगा और ये 24, 4 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 4 6 24। तो के का मान कितना आ गया 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे चित्र में OACBO दिख रहा है आपको, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर पर एक वृत्त का चतुर्थांश है, चतुर्थांश यानी कि 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ये OD जो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपको दे रखा 3.5, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, OACBO, OAC ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ से ये पूरा त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्यखंड में से जब इसको घटा दोगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमें क्या दिया है, त्रिज्या दे रखी है, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, त्रिज्या r बराबर 3.5 यानी कि मैं लिख देता हूँ 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। OD दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, लंबवत तो चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार क्या निकालना है, छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि होता है ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है, ठीक है। यहाँ पे चतुर्थांश बोला है तो क्या लगा दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/4 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैं डायरेक्ट सूत्र रख दिया, आप क्या लिखना,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पहले लिख लेना फिर सूत्र रखना। पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 गुणे में 4 है, डाल दो। आर का मान क्या है 7/2, 7/2, 7/2। आधार क्या है 7/2, ऊंचाई क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल। और कुछ कटेगा पिटेगा क्या, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटोगे 2 एकम क्या, 2 एकम 2, तो 11 7 77। ठीक है, यहाँ से क्या बचा 4 दूरी 8 और ये 7/2, लॉशअप आ जाएगा 8 77, 2 चौके 4 7 28, घटाओगे तो ये आ जाएगा 9 बचेगा, है ना। 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, और 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे हैं कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण और इसके अनंत अनेक हल हैं। अनेक हल कैसे होंगे, देखो बच्चों सॉल्यूशन पे आ जाओ। दिया क्या है, ठीक है, दिया है पहला जो समीकरण दे रखा है उसको लिख लेते हैं 3x - y, ये प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और दूसरा आपको क्या दे रखा है 9x - 3y प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 6 बराबर 0। ठीक हो गया। चूँकि a1 का मान कितना है 3, b1 का मान है y का गुणज कुछ नहीं तो माइनस का 1 बोला जाएगा, और ये क्या है c1 है आपका माइनस के 2। a2 9 का गुणज और सॉरी x का गुणज 9 है, b2 y का गुणज माइनस के 3 है, और c2 माइनस के 6। ठीक है, अब अनुपात निकालेंगे। चूँकि a1/a2 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, b1/b2 माइनस के 1 बट्टे में माइनस का 3, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, फिर आ जाओ c1/c2 माइनस का 2 बट्टे में माइनस के 6, तो 1 कम 2, 2 तिया 6, तीनों बराबर आ गए। चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ठीक है, इसका ग्राफ खींच के अगर देखोगे ना तो दोनों एक के ऊपर और एक रेखा आएगी। ठीक है, ग्राफ खींचना देखना तो वैसे ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, और ये कंडीशन किसकी होती है, अतः समांतर रेखा होगी। समांतर क्यों रेखा होगी यार, समपाती रेखा होगी, समपाती, सॉरी बच्चों, समपाती रेखा होगी। तो तीनों समान है तो समपाती होगी। समपाती का मतलब अगर एक रेखा गई है ना, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जाएगी, ये अनंत बिंदुओं पर छूती हुई जाएगी, तो इसके अनेक हल होंगे, अतः अनेक हल होंगे। ठीक है, इसका ग्राफ खींच के भी आप देख सकते हो। मेरे पास वैसे ग्राफ नहीं है तो मैंने अभी नहीं कराया। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहे 7.8 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचो, उसको 3:4 में अंतर्विभाजित करो, रचना के औचित्य भी दीजिए। रचना का पूरा लिखना भी औचित्य देना है। तो ये प्रश्नावली है 11.1 का प्रश्न है ना, 11.1 का पहला प्रश्न एनसीईआरटी का, जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसको सरल कीजिए। अगर आप ध्यानपूर्वक 58 32 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, और इनके त्रिकोणमितीय मान टेबल में हमें नहीं पता होते, तो नहीं पता है तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला बदल देता हूँ। कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 58 आ जाए, 32। ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला नहीं बदलना है, √3 है। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो 38 और 52 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो एक को बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर कॉस को बदला था इस वाले में, इसको इधर वाला बदल देते हैं। ठीक है, ये वाला बदलते हैं। कॉसेक 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 52 आ जाए, 38 घटाना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो इनमें से किसी एक को बदलना पड़ेगा। 90 में से कितना घटाओ कि 15 आ जाए, 75। अब मैंने इसको बदला है तो इसको नहीं बदलूंगा, तो इसके साथ ही रख देता हूँ। ठीक,
और टेन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3। √3 से √3 कटा। सूत्र जो लग रहा है उसको लगा के दिखाइए। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। लगाएंगे। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, अभी और दो सूत्र लगने वाले हैं। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2 sin 32, नीचे भी है sin 32। यहाँ से cos 38 और ये हो जाएगा sec 38 बट्टे में cot 75 गुणे में tan 75। ठीक, ये आ गया। ये तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 1 कम 2। यहाँ पे आप जानते हैं बच्चों और एक सूत्र लगेगा कि cos थीटा गुणा sec थीटा, इसका जो मान होता है वो 1 होता है। और cot थीटा गुणा tan थीटा, इसका मान भी 1 होता है। ऊपर 1 नीचे 1 1 कम 1, तो 2 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 1। ठीक, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1। देखो बच्चों, अभी मैंने जो लॉजिक बताया कि अगर 2 कोण आते हैं जिनको जोड़ने पे 90 आ रहा है तो उसमें से 1 को बदलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 88 होगा, इन दोनों में से 1 को बदलना पड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो ये tan 1 डिग्री है और ये tan 89 है। 90 में से मैं कितना घटाऊंगा, 89 आ जाए 1। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में मैं लिख देता हूँ ये वाला tan 2 डिग्री है। tan 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 88 आ जाए 2। सूत्र लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे जोड़ा जोड़ा बनाओगे ना। ये tan 1 है तो tan 90 में थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 1 आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। ये tan 2 है और ये आ जाएगा cot 2। इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर cot ना cos लिख दिया। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है, 1 गुणा 1 चलता रहेगा। लास्ट में 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, कितना आता है, 1 आता है। तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित सारणी मोहल्ले के 25 परिवारों को भोजन के व्यय को दर्शाती है। क्या बोले, पग विचलन विधि द्वारा भोजन पर दिए हुए व्यय का माध्य ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा। एक कल्पित माध्य विधि होती है, दूसरी होती है पग विचलन। जिस विधि से बोला जाए उसी विधि से करना है। पग विचलन विधि में क्या होता है ना, जिससे समाप्त हो रहा है उसी से शुरू होना आवश्यक है, नहीं तो हल नहीं कर सकते। और पग विचलन विधि के लिए आपको टेबल बहुत सारी कैलकुलेशन चाहिए होगी, तो वो मैं यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। देखो आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल के लिए ये जगह। उसके बाद हमें दे रखा है बारंबारता। उसके बाद हमें निकालनी पड़ेगी x। उसके बाद हमें निकालनी पड़ेगी d। उसके बाद हमें निकालनी पड़ेगी u। फिर हमें चाहिए होगा fu। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता f, उसके बाद वर्ग चिन्ह x। फिर हमें d निकालना पड़ेगा जो कि होता है x माइनस e। फिर हमें u निकालना पड़ेगा जो कि होता है d/h। फिर अगला कॉलम आएगा fu। इतने कॉलम चाहिए होंगे किस विधि में, पग विचलन विधि में। तो वर्ग अंतराल जो दे रखा है उसको हम लिखते हैं 100 से 150, फिर 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से 350। कुछ ज़्यादा ही जगह छोड़ दी हमने, कोई बात नहीं। f का मान क्या है, 5 7 9 17 12। x कैसे निकालते हैं बच्चों, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा करते हैं। ठीक है, 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 का आधा कितना है, 125। ठीक है, सब में 50-50 का अंतर। 125 में 50 जोड़ोगे तो 175, फिर 50 जोड़ोगे तो 225, फिर 50 जोड़ोगे तो 275, फिर 50 जोड़ोगे तो 325। अब ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कल्पित माध्य।
कैसे निकाला जाता है, n/2 पद x में, ये लॉजिक है। कितने पद है, 1 2 3 4 5, तो 5/2 ढाई आ रहा है, ढाई को हम लिखते हैं 3। तीसरा पद हमें लेना पड़ेगा x में, ये वाला पद हमारा a हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करके निकाल रहे, लेकिन लिखना पड़ता है माना करके। माना a हमारे पास कितना है, 225। वैसे h हमारे पास कितना है बच्चों, सब में 50-50 का अंतर है, तो h हमारे पास 50 है। ठीक है, सूत्र में आ जाओ। 125 में से हर एक टर्म में से 225 घटाना है। 125 में से हम कितना घटाना है, 225, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस के। फिर 50-50 का डिफरेंस है, 50-50 जोड़ते जाओ। 100 में 50 जोड़ेंगे तो माइनस के 50 बचेगा, फिर 50 जोड़ेंगे 0, फिर 50 जोड़ो 50, 50 में 50 जोड़ो 100। h 50 से सब में 50 से भाग दो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 50 से कम 50, 50 दूनी। अब f और u की गुणा करनी है। 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 9 0 0, 17 एकम 17 और 12 दूनी 24। ठीक है, कुल आपको चाहिए होता है, देखो 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, प्लस के इतना हो गया और ये माइनस के 17 हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 41 में से 17 घटा देना है, तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, प्लस का 17 ही। ठीक है, ये 24 बचा। सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ भी चाहिए होता है। यहाँ पे आ जाओ, तो देखो यहाँ से जोड़ो 17 प्लस कितना है 12, 17 और 12 कितना होता है 29, 29 में जोड़ोगे तुम 9, कितना हो जाएगा 38, 38 में फिर जोड़ोगे तुम 7, कितना हो जाएगा 45, फिर जोड़ोगे तुम 5, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब आ जाएंगे सूत्र में, माध्य बराबर। सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू गुणा एच बट्टे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना है 225, सिग्मा एफ यू कितना है 24, एच कितना है 50 और सिग्मा एफ भी 50 ही है। 50 से 50 कटा, जोड़ दो, 5 और 4 9, 2 2 4 बट्टे में 2, तो 249 हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं पे भी डाउट दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे जांच कीजिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है तो उन मूलों को ज्ञात भी कीजिए, मतलब प्रकृति चेक करनी और फिर उसको हल करना है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। द्विघात सूत्र से हल करेंगे। इसको दिया है, क्या दे रखा है आपको, द्विघात समीकरण दे रखा है। दो चॉइस है। ठीक है, पहले इसको हल कर लो या ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं, जैसे लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका 3x², 4 8 32, x 4 4 3 12, तिरछे गुणा करोगे तो द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है 3x² माइनस के 32x प्लस 12, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। ठीक है, चूंकि ए के स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर माइनस के 32 है और सी के स्थान पर 12 है। ठीक है, इसलिए हम पहले क्या निकालेंगे, विविक्तिकर। विविक्तिकर मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तिकर निकालते हैं। इसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। बी कितना है माइनस के 32, 4 ए है 3, सी है 12। अब क्या है बच्चों, 32 को 32 से गुणा करोगे तो कितना आता है 1024, 4 3 12, 12 12 में 144। ठीक है, तो 1024 में से आपको माइनस करना है 144, तो ये आता है आपका 880। ठीक है, तो डी का मान धनात्मक आ गया, सही है। तो लिखेंगे चूंकि डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक व वास्तविक तो होगा ही होगा और मूल असमान होंगे, अलग अलग मान आएंगे। पहला आंसर। ठीक है, इसलिए
द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से सूत्र क्या होता है बच्चों, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी रख दे डायरेक्ट। अब देखो सबसे बड़ा काम वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको 880 का, ठीक है। 880 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल 2a, a का मान कितना है 3 है। अब सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पर 88 है ना, तो 88 10 है, 1 0 है, तो ये लिख सकता हूँ 88 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, काटो 88 को लिख सकता हूँ 2 22 चौक के 88, 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 है ना, 22 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 11, 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2, ठीक है। सो यहाँ से जोड़ा 2 की घात 2, 2 की घात 2, 11 और 5, 11 5 55, तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना है ना। तो वर्गमूल बाहर निकालोगे तो 2 दूनी 4, देख रहे हो मैं यहाँ तो बी का मान ही नहीं रखा हमने, बी का मान कितना माइनस के 32, तो माइनस के 32 रखेंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट में 55 बट्टे में 2 3 6, आंसर आ जाएगा 32 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 55 बट्टे 6, यही पे छोड़ दो, ये आपका आंसर मिल जाएगा 55 है ना। तो 55 का वर्गमूल इम्पॉसिबल है निकालना, 11 गुणा 5 होता है, तो अंडर रूट में ही रखेंगे, तो जब भी अंडर रूट का ऐसा कुछ आए तो वहीं पे छोड़ दो, ये आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। अगले क्वेश्चन पे हमसे क्या बोला गया है, कह रहे हैं कि किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर, आज भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ए तथा बी बिंदु देखने में मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी, कोटि पूरक। आपके पास ये मीनार है, फिर कंडीशन भी दूसरा दे रखा है, वो देखेंगे अभी हम। इस आधार से ना एक बिंदु यहाँ ए है, एक दूसरा बिंदु बी है, ठीक है। ये जो दूरी है ये ए दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बी है। अब इन बिंदुओं से जब उन्नयन कोण बनता है ना मीनार का, जो उन्नयन कोण है वो कोटि पूरक है, यानी कि अगर ये कोण थीटा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दोनों कोणों को जोड़ने पर जब 90 मिलता है तो उसे कोटि पूरक कहते हैं, और जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 आता है तो उसे समपूरक कहते हैं, ठीक है। कोटि पूरक या पूरक बात एक ही है। आपको इस ऊंचाई को अंडर रूट ए बी प्रूव करके दिखाना है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो ऊंचाई है ना मीनार की वो h है, और आपको h को क्या ला के दिखाना है प्रूफ करके, अंडर रूट ए बी, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। तो मैं क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ, ये ए और बी है, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सो आगे करते हैं। दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, इनको हल कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो देखो, चूंकि त्रिभुज ACD में क्या है बच्चों कि मुझे ये पता है और ये निकालना है और ये पता है, उसके भी संबंध लगाते हैं, जो पता हो जो निकालते हैं। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण के सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना। तो CD बट्टे AC, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा ही है, तो CD हमारे पास h है, और ये जो दूरी है प्रश्न में हमें A दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। पुनः अब दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, BCD में, त्रिभुज BCD में क्या है बच्चों, ये हमें निकालना है और ये दूरी हमें पता है, संबंध लगा देंगे। तो CD बट्टे CB या BC जो बोलो, तो लंब बट्टे आधार फिर से वही tan थीटा होता है, थीटा की बराबर जगह पर है 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। CD है H और BC हमें ये दे रखा है B, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। अब क्या है कि समीकरण ये दो है, एक को गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 तथा 2 के गुणांक
करने पर। तो बाएं वाला बाईं तरफ गुणा होगा एच बट्टा ए गुणा एच बट्टा बी, और ये होगा टेन थीटा गुणे में कॉट थीटा। इसका मान क्या होता है बच्चों? एक होता है एच स्क्वायर ए बी, ए बी एक कम ए बी तिरछे गुणा कर दिया, वर्गमूल निकालोगे तो अंडर रूट ए बी आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया, पहला पार्ट आराम से बन गया। अब इसके दूसरे पार्ट में क्या बोला है? अगर ए 18 है बी 18 है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी प्रश्नानुसार? चूंकि h बराबर तो ए अंडर रूट ए भी दे ही रखा है ना। ये हमें क्या दे रखा है? ए का मान कितना बोले 18 बोला, और बी का मान क्या बोला 32 बोला है। रखो सूत्र में 18 गुणा 32। तो देखो सिंपल, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 2, 32 को लिख सकता हूँ 16 गुणा 2। इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। 9 का वर्गमूल 3 होते हैं, 16 का वर्गमूल 4 होते हैं। 2 3 6, 6 चौको 24, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 मीटर, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमसे क्या बोला गया है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, ठीक है। सो आपको मैं चित्र बना के दिखाऊं। कह रहे हैं एक अर्धगोला है। मेरी चित्र तो बहुत ही बेकार बनती है, माफ़ करना अगर थोड़ा बुरा लगे तो। ये है अर्धगोले के ऊपर एक शंकु मैंने बना दिया, ठीक है। तो इस खिलौने की जो त्रिज्या है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा दिया है। त्रिज्या आर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का मतलब 7/2, ठीक है। शंकु का उसी त्रिज्या पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है। खिलौने की जो टोटल ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 13.5 टोटल। तो इसकी ऊंचाई h कितनी होगी? शंकु की ऊंचाई, तो टोटल में से मुझे क्या यहाँ तक की दूरी कितनी 3.5 घटा देनी है। तो h क्या हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 13.5 में से मुझे कितना घटा देना है? 3.5 घटा देना है। 13.5 कहाँ है यार? 15.5 दे रखा है। दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा 15.5 है। तो घटाएंगे तो ये क्या बचेगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए होती है, पाई आर एल सूत्र होता है। तो तिर्यक ऊंचाई तो दे नहीं रखी है, चूंकि तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र जो होते हैं अंडर रूट के h² + r² होते हैं। h का मान है 12, r का मान है 7/2। NCERT का प्रश्न है। 12 का वर्ग 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, लॉस ऑफ पाई आ जाएगा 4 × 4 576 आ जाएगा ये, और ये 49 जोड़ोगे तो आ जाएगा 625/4। 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल होता है 2, 25/2 L आ जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस ऊपर से क्या? शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? सूत्र क्या होता है? 2πr² और शंकु का होता है πrl। πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा l। तो πr, ठीक है, πr, पाई का मान 22/7 लो, r का मान है 7/2, 7/2 और l का मान कितना है? काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2 × 10, 12.5।
ठीक है। तो बाहर से 11 बचा, 12.5 में 7 जोड़ोगे तो 19.5, ठीक है। अब बस आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। 19.5 में गुणा कर देना है 11 से, तो आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सर प्राप्तांक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने की सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, जिस पे समाप्त हो रहे हैं उसी से शुरू हो रहे हैं, सही है। तो देखो कैसे निकालेंगे, टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग अंतराल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं तक हो जाएगा। ये हमारा वर्ग अंतराल के लिए, ये हमारे बारंबारता के लिए, और ये हमारे संचयी बारंबारता के लिए। अभी आपने माध्यिका पर संबंधित प्रश्न किया भी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता, और यहाँ आ जाएगी संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। एफ क्या दे रखा है, 5, 6, 10, 15, 9, 5, ठीक है जी। अब संचयी बारंबारता, पहला वाला वैसे का वैसे, 5 और 6 11, 11 और 10 21, 21 और 15 3 और 5 6, 2 और 1 3, 36, 36 में 9 जोड़ोगे, 36 में 9 जोड़ोगे कितना जाएगा, 45, 45 से 5 जोड़ोगे 50, ठीक है। और इन सबको जोड़ोगे 50 आएगा, इसको n कहा जाता है। यहाँ पर 50 है, यहाँ पे 50 है, आपने कैलकुलेशन सही किया है मतलब। नेक्स्ट में क्या करते हैं, n/2 देखते हैं, ठीक है। n/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25। 25 से जस्ट आपको ज़्यादा ढूंढना होता है CF में, जो पहली बार बड़ा मिलेगा 25 से। पहली बार बड़ा हो गया 36, बाकी भी बड़े हैं तो उनको नहीं लेना, जो सबसे पहली बार में बड़ा आ रहा है उसी के सीध में चलो, ठीक है। तो ये क्या होता है, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारे पास है 25 से 30, ठीक है। इसी के सीध में ये F है, तो ये F आ जाता है। F हमारे पास है 15, और जहाँ से आपने ढूंढा था ना उसके जस्ट ऊपर वाला होता है CF। CF है हमारे पास 21, ठीक है। तो L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 25। H क्या होता है, इनके बीच का अंतर, 30 में से 25 घटाओगे 5, ठीक है। सब कुछ पता चल गया हमें क्या निकालना है। अब माध्यिका वाले सूत्र में आ जाओ। माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, बात एक ही है। सूत्र होता है L + n/2 CF गुणे में H बट्टे में F, ठीक है। मान रखिए L का मान हमारे पास कितना है 25, n/2 25, CF कितना आया था 21, H कितना है 5, F कितना है 15, 5 × 15, 25 में से 21 घटाएंगे 4/3, ठीक है ना। 4 को भाग देंगे आप 3 से, दशमलव के 2 स्थान तक लोगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 4, चलता रहेगा, 3 × 3 = 9 है ना। तो 25 ये आ जाएगा 26.33 आंसर माध्यक। दशमलव के 2 स्थान तक ही रहना, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर आराम से बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री हो जाता है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो बेटा ये नदी है, ठीक है, यहाँ ऊपर पुल है, तो पुल की ऊंचाई ये हुई यहाँ से, ठीक है। जब हम पहली बार नाव को देख रहे हैं यहाँ पर था, तो जो उन्नयन कोण बन रहा था ना पहली बार में, वो बन रहा था 30 डिग्री, ठीक है। इस बिंदु को थोड़ी देर बाद नाव यहाँ पे आ गया, तो जब दूसरी बार हम नाव को देख रहे हैं, क्योंकि पुल के पास आ रहा है, ये पुल है ना, पुल के पास आ रहा है, तो दूसरी बार जब हम देखते हैं तो नाव का जो उन्नयन कोण हो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो लगा है ना उसको 4 मिनट लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मिनट में वो आएगा, वो नाव यहाँ से ना यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये हमसे निकालना है। तो मैं बोलता हूँ कि भैया ये जो पुल की ऊंचाई है वो h है, ठीक है भैया। उसके बाद भैया मैं ये बोल देता हूँ ना कि ये जो हमें नाव दे रखा है, ठीक है, इस नाव की जो ये दूरी में बात करता हूँ क्योंकि नाव की स्पीड सेम रहती है। इस दूरी को मैं x बोल देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने x बोला और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने y बोला, ठीक है। दूरी में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो संबंध दूरी में होगा वही संबंध समय का भी होगा। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो नाव की स्पीड है वो एक समान बनी रहती है, हमेशा एक समान बनी रहती है, ठीक है। तो इस वजह से तो मैंने माना करके आप लिख देना, ठीक है। आगे करते हैं। त्रिभुज नाम तो दिया नहीं मैंने, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज ये पता है और इसमें संबंध लगाना है। त्रिभुज आ जाओ, त्रिभुज में ले लो बी सी डी में, ये आपको निकालना है और ये आपको चाहिए, ठीक है ना। तो सी डी बट्टे बी सी, लंब बट्टे आधा टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो सी डी हमारे पास h है और बी सी हमारे पास y है। टेन 60 का मान कितना है, √3 है, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो ये h बराबर क्या हो जाएगा, √3y हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है ना। त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ये लेना और ये दूरी पूरी पता है हमें। लंब कोण के सामने वाली भुजा है, ये सी डी बट्टे ए सी, ये चीज़ पता है और ये चीज़ में संबंध चाहिए मुझे। ये लंब है, ये पूरा आधार है, तो टेन थीटा होगा, थीटा आपकी बार 30 है, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। सी डी तो हमारे पास h है और ये दूरी कितना है x, इतनी दूरी y, तो ये है x प्लस y, ठीक हो गया। तिरछी गुणा करेंगे x प्लस वाई एकम x प्लस वाई, √3 को गुणा कर देंगे h से, ठीक है। हमें क्या है जी, h का मान पता है, चूंकि h बराबर हमारे पास है समीकरण 1 से √3y, ये यहाँ रख दो, √3 y प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 2y, तो y बराबर क्या हो जाएगा x बट्टे 2, ठीक है। समय पर समय के सापेक्ष, ठीक है ना, ये तो दूरी के सापेक्ष हुआ, समय के सापेक्ष क्या होगा। तो देखो बच्चों y हमें निकालना है, y की समय कि ये टाइमिंग कितनी होगी, ये कितनी देर का 4 मिनट, तो 4 मिनट का आधा हो जाएगा, x 4 मिनट देखें, 2 दूनी 4, तो 2 मिनट लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, अरे भाई फोकस 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 भी कर रहा है क्या, हाँ। क्या बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैंने कल भी कराया, परसों भी कराया, कई बार करा चुका हूँ। तो अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं, ये NCERT का प्रश्न है, प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट का पहला पार्ट है ये, एकदम लास्ट वाला पार्ट का पहला पार्ट होगा, 3 पार्ट होंगे उसमें, उसका पहला पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जाके देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न या तो वो करना था या तो ये करना है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है इसको ढंग से लिखेंगे, ठीक है ना। इधर अलग अलग भाग दे दोगे, इसके बट्टे में XY आ जाएगा, इसके बट्टे में XY आ जाएगा, तो क्या है x कटा, y से y कटा, और इधर भी वही मामला है, 8x के बट्टे में XY ले लेंगे और 7y के बट्टे में XY ले लेंगे, x से x कटा, y से y कटा, तो यहाँ आ गया 7 बट्टे y, 2 बट्टे x, ये 5 है, ये समीकरण पहला है। और
ये आपका है 8/y प्लस में 7/x, ये 15 समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है जी, ये आपको दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, देखो इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है। तो क्या करते हैं, माना 1/y को आप a मानोगे व 1/x को आप b मानोगे। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, और यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 से, ये हो जाएगा 7a 2b, यहाँ आ जाएगा 5 समीकरण नंबर 3, और ये हो जाएगा 8a प्लस 7b बराबर 15। तो विलोपन विधि से पहले हमें क्या करना होगा, a और b के मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, किसको हटाते हैं, b को हटा लो। यहाँ 2 है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 7 है तो इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 तथा 4 से। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, a 7 दूनी 14, b 7 5 35, 2 से गुणा करोगे 8 दूनी 16, a 7 दूनी 14, b 15 दूनी 30। जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, यह आ जाएगा 65a बराबर 65, 65 1 कम 65, a का मान आ गया 1। a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपको b का मान मिल जाएगा। a का मान समीकरण चौथे में रखने पर, चौथा के एक बार लिख लेते हैं, 8a प्लस 7b बराबर 15। ठीक है, अरे यार a का मान 1 है ना, 1, ये 7b प्लस 8 1 8, प्लस का 8 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 1 7, तो b का मान भी 1 आ गया। ठीक है, चूंकि 1/x को मैंने a माना था, a का मान 1 आया है। ठीक है, तिरछे गुणा कर दोगे, x से कम x बराबर 1। आंसर वह 1/y को आपने b माना था, b की जगह पर 1 रख दो, y 1 कम y 1, तो x का मान भी 1 होगा और y का मान भी 1 आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब कुछ मैंने एक बार पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। और आपको किस टाइप की वीडियो और चाहिए हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। जय हिंद।